गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर प्रभा की तो नहीं है ना ये क्लास आज? नहीं, बाकी भी कोई नहीं है अभी तक। तो हुमा, जी सर। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है सर, बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है अभी, बस ठीक चल रही है। लेकिन बाकी मेरी काशिफ से मैंने मैसेज किया था, आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, आप बताएं क्या करना है। मैं सोच रही हूँ वो पोर्टल पे अगर आप, अच्छा मैं आपसे फिर बाद में बात कर लूंगी सर। सर आज बहुत टाइम बाद वैसे ही वाला आपका वो फेस का हो रहा है। कैसा आज आप वाला? चेंज है कहीं पे? क्या है? आज ऐसा लग रहा है कि कुछ जगह लोकेशन थोड़ा चेंज है क्या आपका? ये लोकेशन चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है हमारा। हाँ कुछ तो चेंज लग रहा है। ना आपका हेल्थ का इशू। सर 2 मिनट बाद ही क्लास चालू करेंगे ना, मैं 2 मिनट में वापस आऊँ? ठीक है। ओके थैंक यू। प्रतिभा, आज ऋचा मैम का कॉल आया था क्या? प्रतिभा, प्रतिभा। चलो, आज में राजनीति एवं समाज, राजनीति एवं समाज से, तो शुरू करें। स्नेहल गुड क्या? इवनिंग सर। सही सर। ठीक। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाते हैं, जब तक जो है अपना जी क्लास भी लाइव कर लेते हैं। जी। चलो शुरू करें। चलिए, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? धर्म और विज्ञान, है ना? राजनीति और समाज पढ़ना था, है ना? चलो, अब देखो, समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है। जो समाज शास्त्र है एक व्यवस्थित विषय है, और इसके माध्यम से मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। अब यह समाज के सदस्यों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन है। इस समाज के जो सदस्यों के बीच ये उनके अंतः संबंधों का अध्ययन है। आपसे पूछे कोई व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो भाई समाज शास्त्र का विषय वस्तु क्या है? समाज है। और इसके माध्यम से, यानी मतलब जिसके माध्यम से मानव समाज का स्टडी करते हैं, वही हमारा सोशियोलॉजी है। तो एक व्यवस्थित विषय है। अब समाज के सदस्यों के बीच जो उपस्थित अंतः संबंध है, जो इंटरेक्शन है, जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो प्रकार है, फंक्शन है, डिस्फंक्शन है, उन्हीं चीजों का अध्ययन है समाज शास्त्र। तो इन सदस्यों के बीच उपस्थित किसी भी प्रकार का अंतः संबंध समाज शास्त्र के विषय वस्तु के तौर पे, जो समाज शास्त्र का विषय वस्तु है, उसका हिस्सा बन जाता है। और धर्म, आर्थिक क्रियाएं, राजनीति इत्यादि जो है सभी समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाती है।
राजनीति को एक प्रक्रिया कह सकते हो। इसका प्रमुख उद्देश्य शक्ति को हासिल करना है, शक्ति को क्या करना है, शक्ति को अर्जित करना होता है। अब समाजशास्त्र में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने शक्ति के संदर्भ में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए और ये सिद्धांत इन समाजशास्त्रियों के विचारधाराओं और वास्तविकता के मूल्यांकन के नजरिए पर क्या है, नजरिए पर आधारित रहे हैं। अब शक्ति के विभिन्न सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र में शक्ति के संदर्भ में जो शक्ति के अलग अलग जो सिद्धांत हैं, सर क्लास चालू है? बस स्टार्ट किया है, बस स्टार्ट किया है। आपने 2 मिनट बोले थे और 4 मिनट बोले थे। अच्छा, दोबारा सुनो, मैंने बस छोटा सा एक चीज बताया। ओके। मैंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है और इसके माध्यम से मानव समाज का स्टडी किया जाता है। अब भाई ये समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतः संबंधों का स्टडी है और सदस्यों के बीच उपस्थित किसी भी प्रकार का अंतः संबंध समाजशास्त्र के विषय वस्तु का ये जो हिस्सा स्वतः बन जाता है। ओके। धर्म, आर्थिक क्रियाएं, राजनीति, ये सभी जो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु के तौर पे ये उसका हिस्सा है। और राजनीति को एक प्रक्रिया कह सकते हो, एक प्रक्रिया है और इसका प्रमुख उद्देश्य शक्ति को हासिल करना है, शक्ति को अर्जित करना होता है। और समाजशास्त्र में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने शक्ति को अर्जित करने के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं और ये सिद्धांत इन समाजशास्त्रियों के विचारधाराओं और उनकी वास्तविकताओं के मूल्यांकन और उनके नजरिए पर बेस्ड है कि उनका जो है उनकी मतलब जो है उनकी विचारधारा क्या है, उनका नजरिया क्या है, उस पर बेस्ड है। तो सिंपल सा राजनीति क्या है कि राजनीति की बात करें तो यह शक्ति हासिल करने का क्या है भाई, माध्यम है, हासिल करने का माध्यम है। तो शक्ति के विभिन्न जो है डिफरेंट जो शक्ति के विभिन्न सिद्धांत वो क्या है कि शक्ति, ये तो ठीक है कि राजनीति शक्ति हासिल करने का एक जो है अर्जित करने का क्या है, एक माध्यम है। जी सर। तो शक्ति के विभिन्न सिद्धांत, तो समाज शास्त्र में शक्ति के संदर्भ में सबसे वास्तविक सिद्धांत जो है वो मैक्स मूलर ने दिया था और उन्होंने जी मैक्स मूलर कौन थे? हमारे चाचा के अब्बा है ना, तो हमारे बाबा लगे। नहीं सर, मैं जोक नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब फिर मैक्स मूलर एक जो है सर आपको पता है मैं काफी दिन से क्लास नहीं ले तो ये वाला क्वेश्चन आपका छूट गया है। जी सर। तो जी तो ये परेशान नहीं होना है, ये फर्स्ट पेपर में सबसे पहले हमने यही पढ़ाया था। नहीं तो मैं यकीन कर लेती, लेकिन मुझे लग रहा है आप मेरा जो मजाक उड़ा रहे हैं कि आपके नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सीरियसली आपको चाचा के? हाँ सीरियस बोल रहे हैं। अच्छा, इनसे सबसे पूछ सकते हो आप। सर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या सीरियसली बता रहे हैं? कोई एक सीरियस बता रहे हैं। वो बस जो है दूसरे वो फॉरेन चले गए थे तो उनका नाम जो है पहले रामलाल हुआ करता था, ठीक है, फिर जाके उनने विदेश गए तो मैक्स मूलर रखवा लिया। सर मुझे सॉरी, मैक्स वेबर, नॉट मैक्स मूलर, मैक्स वेबर। ओके चलो ठीक है, एक ये तो यकीन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ये जो है दरअसल ये एक समाजशास्त्री हैं और इनके बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हैं। सोशियोलॉजी में जो है इनके सिद्धांतों को आपको पढ़ना होगा और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 5 से 6 जो है समाजशास्त्री हैं। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, आर.के. मर्डन, जी.एच. मीड, ठीक है, और एक दो और हैं। तो ये सभी जो है समाजशास्त्री हैं, इनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। ओके ठीक है, तो ये हमारे चाचा के अब्बा नहीं थे। जी सर, अब मुझे यकीन आ गया, अब नहीं थे। और हमारे चाचा के अब्बा को ये सब पता भी नहीं था। वही तभी मुझे लग रहा था। चलो, अब समाज शास्त्र में शक्ति के संदर्भ में जो सबसे वास्तविक सिद्धांत वो मैक्स वेबर ने, नॉट मैक्स मूलर, मैक्स वेबर इन्होंने दिया।
और शक्ति को परिभाषित करते हुए वेबर ने कहा कि किसी भी सामूहिक क्रिया में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की वो क्षमता जिसके माध्यम से वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिरोध का दमन करने में सक्षम हो जाते हैं, वही शक्ति कहलाती है। शक्ति सत्ता का सिद्धांत याद है? पूछ लूं स्नेहल, मैक्स वेबर की? नहीं सर, अभी नहीं याद है। फिर कब याद होएगा? जल्दी होगा सर। नहीं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट आप जो है ना वही एग्जाम में लिखेंगे, है ना? तो थोड़ा सा पढ़ के आया करें, है ना? पिंक का तो जी। पिंक देखना अभी पूरा सुना देंगे। पिंक याद है? यस सर। हाँ तो सुना दो फिर। मैक्स वेबर का कहना है कि शक्ति और सत्ता, शक्ति और जहाँ शक्ति होती है जहाँ शक्ति आती है, सत्ता भी अपने आप चली आती है, ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा आपको थीम पता है पर एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है? हाँ सर। चलो देखो, यहाँ पर जो है, अब उसे नहीं मैं बताऊंगा, उसके आगे सुनो, ये दरअसल उसी से संबंधित है। यहाँ पर मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं? मैक्स वेबर कह रहे हैं कि भाई किसी भी सामूहिक क्रिया में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, कोई भी ऐसा क्रिया ले लो, तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, जो मान लो कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के समूह की वो क्षमता जिसके माध्यम से वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिरोध का दमन करने में सक्षम हो जाते हैं, वही शक्ति कहलाती है। यानी सिंपल शब्दों में या साधारण शब्दों में कहा जाए तो शक्ति को परिभाषित करते हुए आप कह सकते हो कि यह किसी अन्य के द्वारा किए गए प्रतिरोध के दमन की क्षमता है। ऐसे कि मान लो कि डॉक्टर स्नेहल है और मैंने कुछ ऐसा बोला और इनने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ बोला, मतलब डॉक्टर स्नेहल बोलेंगे, यहां पर मैं शक्तिशाली हूं इनसे ज्यादा, ठीक है? तो डॉक्टर स्नेहल ने कुछ बोला और मतलब इनने जो है, मैं ऐसा कुछ गलत बोला और इनने प्रतिरोध किया और मैंने उसको सप्रेस कर दिया, मतलब इनके प्रतिरोध को दबा दिया, वही शक्ति है। या दूसरा उदाहरण ले लो कि व्यक्ति एक ए है, ठीक है, ये कुछ बोलता है तो व्यक्ति बी क्या करता है, इसका विरोध करता है या प्रतिरोध करता है। तो अगर ए जो है इसके प्रतिरोध को दबा दे, वही शक्ति है, ठीक है? किसी दूसरे के प्रतिरोध के दमन की क्षमता, मान लो जो किया गया प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, तो किए गए प्रतिरोध की दमन की क्षमता ही शक्ति है। ऐसे समझो कि मोदी जी हुक्मरान है, देश के सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री है। अगर मान लो कि राहुल जी कुछ बोले, ठीक है, और उनकी बात को उन्होंने सप्रेस कर दिया, तो ये क्या है, शक्ति है, मतलब उनके प्रतिरोध का दमन हो गया। तो किसी अन्य के द्वारा किए गए प्रतिरोध की दमन की क्षमता, यही शक्ति है, या किसी अन्य के द्वारा किए गए प्रतिरोध के दमन की क्षमता होती है। वेबर कहते हैं कि शक्ति का प्रयोग किसी अन्य के ऊपर ही संभव है, इसका प्रयोग किसी दूसरे के ऊपर ही कर सकते हो। इसका प्रयोग एकांत में नहीं संभव है। किसके ऊपर करोगे? लकड़ी के ऊपर, भाई किसी न किसी के ऊपर तो करोगे ना, तो ये एकांत में संभव नहीं है। मतलब क्या है कि ये सामाजिक क्रिया का एक प्रारूप है। सामाजिक क्रिया कब? जब एक से ज्यादा मेंबर होंगे, ठीक है, तो कोई कार्य करेंगे, वो सामाजिक क्रिया है। तो ये जो है सामाजिक क्रिया का एक प्रारूप है। आप शक्ति किस पे दिखा दोगे? बिजली के लट्ठे पे क्या दिखाओगे? ये शक्ति नहीं हुई। तो एकांत में संभव नहीं है शक्ति। ये अब एकांत में संभव नहीं है, तो मतलब जो है एक से ज्यादा व्यक्ति का होना ही समाज है, या समाज का एक सेक्ट है। तो भाई सामाजिक क्रिया का एक प्रारूप हुआ ये। वेबर कहते हैं कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर है। समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर है, यानी स्टेबल है। यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो यह किसी अन्य की कीमत पर ही बनता है। अर्थात
कि यदि कोई शक्तिशाली बनेगा तब उसी अनुपात में कोई जो है शक्तिहीन बनेगा, और इसे शक्ति का अचर योग सिद्धांत भी कहते हैं। अचर योग जो चेंज ना हो, स्थिर। अब इसे शक्ति का शून्य योग सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसे शक्ति का संघर्षवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चाहे अचर योग सिद्धांत या शून्य योग सिद्धांत या इसे शक्ति का संघर्षवादी सिद्धांत, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। यहां पर क्या है जरा सुनना। वेबर कह रहे हैं कि मैक्स वेबर कहते हैं कि मान लो कि भाई जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी जो है उनके पास जो शक्ति है, ये क्या होती है? स्थिर होती है, स्टेबल होती है, मतलब जो है स्थिर होती है। और इधर राहुल जी हैं, मान लो विपक्ष में है, तो मोदी जी उतने मजबूत होंगे जितने कि राहुल जी कमजोर होंगे, मतलब शक्ति कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे ऊर्जा क्या है, इसका स्वरूप बदल सकते हो पर ना ही इसको समाप्त कर सकते हो और ना ही इसको क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह कुछ यहां पर है कि शक्ति स्थिर है, लेकिन अगर मान लो कि ए व्यक्ति अगर मजबूत बनेगा तो उसी की तुलना में बी व्यक्ति क्या होगा? कमजोर बनेगा। ए मान लो कि 2 पॉइंट मजबूत हुआ तो बी 2 पॉइंट कमजोर होगा। तो शक्ति स्थिर है, और इसी को इसे अचर योग सिद्धांत या शून्य योग सिद्धांत या जो है शक्ति का संघर्षवादी सिद्धांत कहते हैं। तो ये समझ आया कि नहीं, ये बताओ पहले। प्रतिभा, प्रतिभा आवाज ही नहीं आ रही है। सर मेरा ना स्क्रीन शेयर हो रहा ना, वॉइस भी ब्रेक होके आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपको? स्क्रीन यस नहीं सर, है? मेरे में नहीं शो हो रहा है। क्यों करना होता है? दोबारा से वापस से ज्वाइन करो आप। सर 4-5 बार कर चुकी। अच्छा, तो नेटवर्क पुअर होगा। आप सिम काहे नहीं चेंज कर लेते हो? अगर ऐसा समस्या है तो कोई सिम बदल लो, जहां नेटवर्क जो भी आता हो आपके एरिया में। कौन सा सिम कार्ड यूज करते हो? बीएसएनएल, एयरटेल। एयरटेल। अब एयरटेल की एयरटेल जगह है पर, मेरा। हाँ, तो उसकी जगह आप जो है जियो वो देख लो, शायद जियो में काम चल जाए। बीएसएनएल तो भाई साहब नहीं लगेगा, है ना? बीएसएनएल का मतलब यही होता यस सर। है ना? सर सबका है एयरटेल का, बस मेरा ही नहीं चलता। बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा। ठीक, चलो। तो अब देखो, जो वेबर कह रहे हैं कि शक्ति हमेशा क्या है? बल पर आधारित होती है। इसका प्रयोग आजीवन संभव नहीं है। इसका जो प्रयोग है वो आजीवन संभव नहीं है। शक्ति को निरंतर स्थापित रखने के उद्देश्य से इसे सत्ता या प्राधिकार में परिवर्तित करना होता है। सत्ता में परिवर्तित करना होता है। अब वेबर कह रहे हैं कि वैधानिक शक्ति को ही सत्ता या फिर प्राधिकार कहते हैं, जो लीगल अथॉरिटी है। जो मोदी जी के पास अधिकार है वो लीगल अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री होने के नाते। तो वैधानिक शक्ति को ही क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। उनके पास लीगल अथॉरिटी है ना, तो वही तो सत्ता है, प्राधिकार कहते हैं। अर्थात कि जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग होता है, जब वे इस शक्ति को तर्क संगत और न्यायोचित मान लेते हैं, तब यह शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। पुलिस ने डंडा घुमाया और आपके जो है डंडा लगा, तो आप क्या है कि आपके डंडा लगा, तो जब ये शक्ति को, अब भाई लीगल व्यक्ति, लीगल मतलब उसके मारने का हक नहीं है, लेकिन आप तो जानते हो उन्हें और भी बहुत कुछ करने का हक नहीं होता है, लेकिन पुलिस को मतलब हम ये मान के बैठे हैं कि वो करते क्या है, और वो करते भी है। तो वेबर वही कह रहे हैं कि भाई वैधानिक शक्ति जो है उनको एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है, लीगल है, मतलब ये लीगल नहीं है मारना पीटना, तो उनके पास एक पावर है। तो वैधानिक शक्ति को ही सत्ता कहेंगे या प्राधिकार कहेंगे। मतलब कि जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग होता है, कि एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में और पुलिस वाले ने उठा लिया, तो जिस पर जो है शक्ति का प्रयोग हो रहा है, अगर वो इसको तर्क संगत मान ले, उसको न्यायोचित मान ले कि नहीं ये व्यक्ति कर रहा है, ठीक कर रहा है, तब ये जो शक्ति है वो सत्ता में परिवर्तित हो जाती है।
क्या है, शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाएगी, अथॉरिटी में बदल जाएगी। ऐसे समझो कि एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में है, ठीक है, सिविल ड्रेस में, और उसने आपकी गाड़ी को रोका और आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए। अब आप पे 5,000 की पेनाल्टी लगा दी। आपने पूछा कि आप कौन है, आप अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो उसने कहा 2 मिनट रुको डियर, और उसने अपना चेंज किया और बाकायदे जो है वर्दी में आ गया। तो क्या है, यही शक्ति क्या है, सत्ता में परिवर्तित हुई। पहले से भी ऑथोराइज था लेकिन सिविल में था, आपको नहीं पता था। तो वो एक आईपीएस अधिकारी होने के चलते जो है आप पे क्या है, पेनाल्टी लगा दिया। तो वो जो शक्ति है, जब आप पे उसने पेनाल्टी लगाई, ये शक्ति है, लेकिन वो उसके आप उसको तर्क संगत मानते हैं कि भाई आपने कुछ गड़बड़ किया है, उसको ये अथोराइज्ड है इस ये बात करने के, मतलब ये काम करने के लिए, अगर आप कुछ गलत करते हो तो पनिश कर सकता है। तो यही क्या है, सत्ता, यही शक्ति क्या है, सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। ये समझ आया कि नहीं, ये बताओ पहले। चलो दूसरा उदाहरण, ऐसे ऐसे बस काम करते हो तो मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे न्यायाधीश या पुलिसकर्मी या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इनके पास सत्ता होती है, इनके पास शक्ति नहीं, सत्ता, अथॉरिटी। अब यहां वे लोग जिन पर शक्ति का प्रयोग होता है एक न्यूनतम ऐच्छिक आत्मसमर्पण करते हैं, और इसके कारण यह शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। देखो, समान दशा में अगर पावर जो मान लो कि इलीगल हो, तो आप उसका क्या करोगे, प्रतिरोध करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, भले बेसिक आपका ऐच्छिक समर्पण है, न्यूनतम ऐच्छिक समर्पण, तो इसके कारण जो शक्ति है वो सत्ता में परिवर्तित हो गई। आप गाड़ी में जा रहे थे, आपको 2 लोगों ने रोका, जो कि वो किसी डिपार्टमेंट या किसी विभाग से नहीं है, और 2 तमाच दिए, और साथ में बोला कि एक काम करो कि जो है ना, हेलमेट बिना जा रहे हो तो हेलमेट लगा के जाओ। उन्होंने आप पर शक्ति का प्रयोग कर लिया। आगे 2 किलोमीटर गए और 2 वर्दीधारी मिले, और जो वर्दीधारी ने 3 तमाच मारे और 500 का पेनाल्टी लगाया, और बोला कि अभी पीछे वालों ने दिया था ना, अभी नहीं आया समझ, और अब जो है हेलमेट लगा के जाओ। तो पीछे वालों ने शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन अब ये सत्ता का प्रयोग हुआ है। तो अब आप मानोगे कि पीछे वालों से लड़ जाओगे, पर इनसे क्या कहोगे, इनसे जो है ना लड़ोगे नहीं, आप खुद बोलोगे नहीं गलती थी। तो गलती थी मतलब आपने आत्मसमर्पण किया कि नहीं किया। अब आपने आत्मसमर्पण किया, बेशक उसने आपने न्यूनतम ऐच्छिक आत्मसमर्पण किया, इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो शक्ति है वो सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, पक्का? हाँ हुमा बोलो। यस सर, आ गया? मतलब एक जी सर, ये एक पावर का यूज करने वाला एक चीज हो गया ना, मतलब अगर आपके हाथ में पावर है तभी आप उस चीज का यूज कर सकते हैं ना। अगर तो ये अथॉरिटी हुई, वही सत्ता हुई। अथॉरिटी एंड पावर। ठीक है। जी अब सर। शक्ति के संघर्ष में प्रतिपादित मार्क्सवादी विचारधारा भी एक संघर्षवादी विचारधारा है, परंतु मार्क्सवादी जो मार्क्सवादी थे ये निर्धारणवादी थे, और उन्होंने समाज में उपस्थित प्रत्येक प्रक्रिया को आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखा। उनकी तो ये हैबिट ही थी। तो मार्क्स कहते हैं कि समाज में संपत्ति का प्रभाव संचयी होता है, मतलब कि जिसके पास ज्यादा पैसा रुपया, जिसके पास ज्यादा संपत्ति, उसके पास जो शक्ति और सम्मान है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। और शक्ति और संपत्ति को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं, ये मार्क्सियन जो विचारक हैं, जो थिंकर हैं, वो कह रहे हैं, जो मार्क्सियन थिंकर हैं। वो हर एक चीज को अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे और बोलेंगे कि जो ज्यादा धनी वो ज्यादा पावरफुल। ठीक है, तो इसका क्या है, ये संचयी है, मतलब अगर कम पैसा तो कम पावर। अगर सिंपल शब्दों में कहें कि समाज के जिन सदस्यों के पास उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व है वे स्वतः शक्तिशाली बन जाते हैं, और इस शक्ति का प्रयोग समाज के अन्य सदस्यों के शोषण के उद्देश्य से होता है। इससे लाभ को निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और जैसे जैसे संपत्ति में बढ़ोतरी होती है शक्ति स्वतः बढ़ती जाती है। जो शक्ति है वो स्वतः बढ़ती जाती है। अब मार्क्स कहते हैं कि एक पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग के पास संसाधनों पर स्वामित्व होता है और वे शक्तिशाली होते हैं, और इस शक्ति का प्रयोग वह श्रमिकों का शोषण करने और अपने लाभ को निरंतर बढ़ाने में करते हैं।
अब इससे भिन्न जो शक्ति के संदर्भ में कुछ प्रकारवादी सिद्धांत जो है सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, और प्रकारवादी सिद्धांत को संघर्षवादी सिद्धांत के एक प्रतिक्रिया के तौर पे आप देख सकते हैं। अब प्रकारवादी जो चिंतक हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि पार्सन्स कहते हैं कि भाई समाज में जो कुछ भी है उसकी उपयोगिता है, और किसी न किसी प्रारूप में जो है उसकी उपयोगिता देखने को मिलती है। अब प्रकारवादी शक्ति के चर योग सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अचर योग नहीं, चर योग। वो कहते हैं कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर नहीं होती, यह परिवर्तितशील होती है। यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो यह किसी अन्य की कीमत पर नहीं होता है। ये दो या दो से ज्यादा लोग एक साली शक्तिशाली बन सकते हैं। तो प्रकारवादी शक्ति और जो प्रकारवादी, वो शक्ति और प्राधिकार, इन दोनों शब्दों का प्रयोग समानार्थी तौर पे करते हैं कि जो शक्ति है और जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकार है, इसको दोनों शब्दों का प्रयोग जो है एक समानार्थी के तौर पे करते हैं, और कहते हैं कि शक्ति समाज में उपस्थित एक संसाधन है जो कि समाज के सदस्य इसके प्रयोग के माध्यम से सामूहिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं। अब क्योंकि समाज का प्रत्येक सदस्य समान तौर से सक्षम नहीं होता है, कुछ सदस्यों को अन्य सदस्यों की तुलना में समाज ही ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। तो इस शक्ति का प्रयोग जो है समाज के कल्याण के उद्देश्य से होता है। अब एक जो है चिंतक है रॉबर्ट डहल, इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि भाई समाज का कौन सा वर्ग निरंतर शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है, और इस उद्देश्य से उन्होंने समाज को दो भागों में, एक स्थिर मतलब जो है दो भागों में, जो है दो प्रमुख भागों में क्या किया, क्लासिफाई किया। एक जो है अराजनैतिक और दूसरा राजनैतिक स्तर, यानी दो लेयर में, दो भागों में बांटा, दो स्तर में बांटा कि एक अराजनैतिक और दूसरा राजनैतिक। कहते हैं कि अराजनैतिक स्तर में समाज के वे सदस्य होते हैं जो शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते हैं, और राजनीतिक भागीदारी तो सुनिश्चित करती है कि भाई इसमें से, जैसे ऐसे समझो कि जो राजनीतिक है तो राजनीतिक में भागीदारी सुनिश्चित होती है, पार्टिसिपेशन होता है। अब उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, परंतु वे स्वयं शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास नहीं करते हैं। और इससे जो भिन्न है, जो राजनीतिक स्तर में वे ऐसे सदस्य होते हैं जो शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, और वे स्वयं शक्ति का प्रयोग करने प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये इनका मानना है। वही एक और जो सोशियोलॉजिस्ट है मिलब्रुथ, और ये कहते हैं कि भाई इस अवधारणा का विस्तार करते हुए कहते हैं कि समाज के इस राजनीतिक हिस्से को पुनः दो वर्गों में क्लासिफाई किया जा सकता है, और एक वर्ग वह जो कि परिधि पर होता है परंतु निरंतर राजनीतिक रूप से सक्रिय होता है, परंतु वे प्रत्यक्ष तौर पर अपने लिए शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मिलब्रुथ के अनुसार इन्हें जो है दर्शक कहा जा सकता है। राजनीतिक स्तर पर एक अन्य हिस्सा, मतलब जो है वह हिस्सा है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर अपने लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयत्नशील होता है, और मिलब्रुथ कहते हैं कि उन्हें योद्धा कहा जाता है। मिलब्रुथ कह रहे हैं कि उनको योद्धा कहा जा सकता है। जी पूछिए। सर ये मिलब्रुथ वाला एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। चलिए देखो, मैंने कहा कि ये कहते हैं, मतलब इसी का विस्तार करते हुए कि भाई इसे जो है राजनीतिक हिस्से को, जो राजनीतिक वाला हिस्सा है, पहले जो है ऊपर वाले जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्हें इसको दो भागों में, एक अराजनैतिक एक राजनीतिक, ठीक है, इनको दो भागों में बांटते हैं। लेकिन इसी का जो है विस्तार करते हुए मिलब्रुथ कहते हैं कि जो राजनीतिक वाला पोर्शन है इसको दो हिस्सों में बांट के कि एक वर्ग जो कि परिधि पर, परिधि मतलब जो है एक ऐसा वर्ग जो यहाँ पर जो परिधि पर होता है परंतु निरंतर राजनीतिक तौर से सक्रिय होता है। वो राजनीतिक तौर से क्या है, एक्टिव है, परंतु वे प्रत्यक्ष तौर पर अपने लिए शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मिलब्रुथ कहते हैं कि इन्हें दर्शक कहा जा सकता है, कि ये दर्शक हैं। ये क्या है, दर्शक है। अब राजनीतिक स्तर का जो अन्य हिस्सा है, वो हिस्सा जो कि प्रत्यक्ष तौर पर अपने लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयत्नशील रहता है, तो मिलब्रुथ कह रहे हैं कि उनको जो है योद्धा कहा जाता है।
जो लगातार जो है प्रयत्न करें कि उनको शक्ति प्राप्त करना है, तो उनको जो है क्या है, लगातार युद्ध करना। एक और जो है सोशियोलॉजिस्ट हैं एंटोनियो ग्राम्स्की, और एंटोनियो ग्राम्स्की कहते हैं कि समाज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। इन्होंने समाज को दो हिस्सों में बांटा, एक राजनैतिक समाज और एक नागरिक समाज, यानी पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी। और कहते हैं कि जो नागरिक समाज यानी समाज का वो हिस्सा है जो कि निरंकुश राज और अपवर्जित व्यक्ति विशेष के बीच एग्जिस्ट करता है, उपस्थित होता है। यहाँ अपवर्जित जो व्यक्ति विशेष वे लोग हैं जो स्वयं समाज की सदस्यता को छोड़ देते हैं, जो एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ निरंकुश राज जो है, निरंकुश राज्य सरकार, न्यायपालिका, सेना, पुलिस, इसको संबोधित करता है। और इन दोनों ही वर्ग के बीच समाज में उपस्थित प्रत्येक जो सदस्य नागरिक समाज का हिस्सा कहे जाएंगे। और ग्राम्स्की कहते हैं कि इस निरंकुश राज के पास ही शक्ति है, और ये निरंकुश राज नागरिक समाज पर अपना जो आधिपत्य, जो हेजमनी है, वो स्थापित करता है, जिसका प्रमुख आधार बल प्रयोग नहीं है, बल्कि शासक वर्ग की विचारधारा है। और जो कि शासक वर्ग की इस विचारधारा के माध्यम से ही नागरिक समाज ये मानने के लिए विवश कर दिया जाता है कि भाई समाज में उपस्थित व्यवस्थाएं जो है जस्टिफाइबल हैं या फिर जो है न्यायोचित है। तो ये रही आज की क्लास ना, आधे घंटे से ऊपर नहीं हो सकती, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आज मुझे। तो सर आज बाकी की क्लासेस कैंसिल करें? रहेंगी, बाकी की क्लास तो रहेंगी, चलेगा, कोई नहीं। 45 मिनट की रखेंगे, ठीक है, लेकिन रहेंगी। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। चलेगा। बाय सर।